afternoon, everyone. I'm here for you on behalf of JKILS, exclusively dealing here Gujarat Judiciary Exam (GJS), which has declared their pre-examination result, especially for the non-Gujarati student. Gujarati students तो ठीक है, जितना कर लिया, उनके लिए अलग से एलिमिनेशन टेस्ट भी नहीं है, और जिनके पास 10th और 12th में है उनके पास अगर एलिमिनेशन पॉइंट है तो फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ के बच्चों के लिए स्पेशली रहता ही है, वो हर स्टेट जुडिशरी में है. बट जो बच्चों ने क्लियर किया है नॉन गुजराती होते हुए भी, उनके साथ आज हम बात करेंगे. जो नहीं कर पाए उनके लिए क्या कमी रह गई और हम क्या अच्छा कर सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ों से और डील करना चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन आपका पेपर चेंज हो गया. पहले 3 स्टेजेस में आपसे गुजराती पूछा जाता था. अगर रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं तो इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि गुजरात के बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, नॉन गुजराती सेलेक्ट नहीं होते, या फिर नॉन गुजराती सेलेक्ट होते हैं गुजरात. ऐसा नहीं है. वो एक रेटेबल है कि कितना उनको लेना है कितना नहीं लेना है. अकॉर्डिंगली 3 स्टेजेस में पहले आपसे पूछा जाता था कि हम कैसे कैसे गुजराती को, मतलब फर्स्टली अगर बच्चों के साथ डील करते थे तो 25 क्वेश्चन से सफिशिएंट फॉर द प्री, कि आपको प्री देना है तो 25 क्वेश्चन आप करिए. उसमें से भी आपका ये रहता था देयर इज नो मैंडेटरी 100 आउट ऑफ 25 इन गुजराती. तो आप ये छोड़कर भी जाते थे तो 50%, जस्ट 50% आपको स्कोर करना होता था. तो ये मैंडेटरी नहीं था. लेकिन मैंडेटरी क्यों होता है कि जब हम पेपर देते हैं, इससे पहले ये था कि मेंस में पूछा जाता था, 3 पेपर्स आपके रिटन होते थे सेम एक दिन में, ठीक है. पहले एक क्रिमिनल का, फिर सिविल का, एंड देन आफ्टर दैट आपका लैंग्वेज का पेपर होता था. लेकिन अभी आपका लैंग्वेज का पेपर सिर्फ एक बार ही पूछा जाएगा, सिर्फ एक सिंगल टाइम, ठीक है. ना प्री में है, ना प्री में है, मेंस में नहीं है, आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है. आपको गुजरात सिर्फ एक बार फाइट करना है. कितना? 1 पेपर 100 इन इंग्लिश. 100 में से आपको जो लॉ का पेपर है, अब सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ की? अब जब जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, लॉ में भी आप क्लियर नहीं कर पाए हो, दैट मीन्स आप 50 भी स्कोर नहीं कर रहे हैं. तो इसमें कोई डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है. अगर हम फर्स्ट टाइमर हैं तो ऐसी चीजें हमारे साथ होती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये भी सही है ये भी सही है. जब सिर्फ आप मेरे साथ, जो भी मेरे बच्चे हैं उनको मैंने फर्स्ट डे ऑफ द क्लास मैंने आपको बोला था आपको जस्ट 50 स्कोर करना है. देयर इज नो नीड 51, क्योंकि वो एक नंबर आपके किसी काम का नहीं है. तो कोई लालच हमें नहीं करना जब प्री देना है. तो काफी बच्चे हैं जिनका किसी भी रीजन की वजह से, वो क्या एग्जाम का प्रेशर होता है, उस टाइम हम क्या सोचते हैं वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, है ना, वो आप ही बता सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट. लेकिन हाँ, हमें जस्ट 50 में से स्कोर करना था आउट ऑफ 100, 50. सेकेंड पेपर आपका हुआ था सब्जेक्टिव, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जिसमें से 50 गुजराती और हमें चाहिए था 40%. मीन्स हमें यहाँ चाहिए थे 50 नंबर, यहाँ हमें चाहिए थे 20 नंबर. अब ये 20 नंबर हम क्यों नहीं ला पाए, क्या रीजन रहा इसकी वजह से? तो एक बार खुद को अगर हम एनालाइज करें, देखिए आपको कोई और एनालाइज नहीं कर सकता इतने अच्छे से जितना आप खुद को कर सकते हैं, कि आप फर्स्ट डे से, क्योंकि जिन बच्चों ने मेरे साथ किया है दे आर स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल. जितने भी बच्चे हैं, आगे नाम है, ठीक है, आप देख सकते हैं. रिजल्ट जो डिक्लेयर है उसमें भी वो प्योरली नॉन गुजराती बच्चे हैं. हो सकता है कुछ बच्चे छूट गए हैं या कुछ किसी भी रीजन की वजह से, जिनके मेरे पास कॉल्स आए हैं खुद उनको मैंने मेंशन किया है यहाँ पर. अब हम क्यों नहीं लेके आ पाए ग्रामर पोर्शन? ग्रामर पोर्शन क्या है? ग्रामर पोर्शन आपका मैंडेटरी पार्ट है, जिसमें अगर आपको ये लगता है कि मैं सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर को लिखकर, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा लिखूं, निबंध अगर मुझे लिखना है, इफ आई एम नॉन गुजराती स्टूडेंट, अगर मैं निबंध कितना भी अच्छा लिख कर आऊँ तो भी मुझे, अगर जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है, हम हिंदी में भी इंग्लिश और इंग्लिश में भी ऐसे लिखते हैं तो भी हमारी क्या है, मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं, ग्रामेटिकल और चीजों की, कंटेंट राइटिंग अच्छा नहीं होता, रिपीटेशन होती है. तो उसमें हमें क्या ध्यान रखने वाली चीजें यहाँ पर नहीं चाहिए. आपको कोई कंटेंट नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं. दे आर जस्ट आस्किंग 20 लाइन्स. 20 लाइन्स आपको निबंध में लिखनी है. बच्चों ने लिखा है जैसा भी लिखा है, अगर थोड़ा बहुत उनका सही है तो उनको मार्किंग की गई है. लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम गुजरात का ग्रामर पढ़ के नहीं जाएंगे, जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा कि दे आर स्कोरिंग 8 to 10 इन ग्रामर पोर्शन. दे ऑल आर क्लियर देयर एग्जाम, है ना, सबका एग्जाम क्लियर है जिनका 8 से 10 मार्क्स तक ग्रामर में स्कोरिंग रहा है. बाकी का स्कोरिंग आपका 10-12 नंबर इजीली आपका कहां से आ सकता है? आपका ऐसे, आपका लेटर राइटिंग,
आपका ट्रांसलेशन, क्योंकि ये आप कितना भी एग्जैक्ट लिख कर आएंगे बट हमें नहीं लगता कि जो एग्जामिनर चाहता है या अकॉर्डिंग टू दैट कि 1 to 1 वर्ड या 1 to 1 लाइन हम उनके अकॉर्डिंग लिख के आए हैं, पर हम थोड़ा थोड़ा भी कि जो चीज कहती है उसको हम ट्रांसलेट करके आए हैं, समथिंग सिमिलर अगर हम लिख के आए हैं तो हम मान लीजिए 4 नंबर का आपका एक ट्रांसलेशन का था, उस 4 नंबर में से मैं हार्डली आपको 2 नंबर, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो हार्डली 2 नंबर ही आप स्कोर कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से अच्छा लिखा है, 3 नंबर आने के कोई चांसेस नहीं है, तो यहाँ पर आधा नंबर ऐसे ही हो जाता है। 15 नंबर की आपकी ग्रामर आई थी, 15 नंबर की आपकी ग्रामर आई थी एंड 35 नंबर का आपका अदर पोर्शन आया था, जिसमें आपका ट्रांसलेशन था, आपका निबंध था, आपका लेटर राइटिंग था। तो बाकी क्या आपका 15 नंबर में 15 में से 5 का एक्सेप्शन, 5 का ऑलमोस्ट सभी बच्चों का छूटा है, जिसमें से रूढ़ी प्रयोग पूछे गए थे। रूढ़ी प्रयोग सभी जितने भी इंस्टीट्यूट्स को मैं जानती हूँ या फिर जितना मेरे नॉलेज में स्टूडेंट्स का कहना है कि रूढ़ी प्रयोग किसी के अच्छे नहीं हुए। रूढ़ी प्रयोग इज लाइक कि क्योंकि बहुत वास्ट एरिया है, हम जितना पढ़ सकते थे हमने उतना पढ़ा। पहले सिर्फ 5 टॉपिक आपसे पूछे जाते थे, कौन से? समानार्थी, विरुद्धार्थी, आपका जोड़नी, ये 4-5 ही टॉपिक थे जो आपसे पूछे जाते थे और ट्रांसलेशन का एरिया था, तो वो ट्रांसलेशन पार्ट आपका काफी बड़ा होता था। लेकिन उस टाइम पर आपका अराउंड 35 मार्क्स का आपका ग्रामर ही ग्रामर आता था, जिसमें आप उसको रट के आराम से वो पेपर क्लियर कर सकते थे। पर अभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ग्रामर जस्ट आपसे 15 नंबर का पूछा जा रहा है। 15 नंबर में से ऐसा कितना भी अगर आप रटेंगे तो हार्डली 15 आउट ऑफ आप 10 ही स्कोर कर सकते हैं। बच्चों के 12 भी आए हैं, मेहनत जितनी की है, अलग से जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। फर्स्ट डे से मैंने असिस्ट किया आपको कि ये चीजें ऐसे करनी चाहिए, एग्जाम ऐसे होना चाहिए। फर्स्ट डे से लेके आपका प्री तक, प्री के बाद में अभी जो बच्चों ने मेंस क्लियर किया है उनको भी मैं अभी गाइड कर रही हूँ कि आपको एग्जाम कैसे लिखना चाहिए, आपका पेपर कैसा होना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट्स की जुडिशरी कुछ और मांगती है, गुजरात की जुडिशरी कुछ और मांगती है, क्योंकि हम एक जैसी चीजें हर जगह नहीं लिख सकते। मान लीजिए कोई स्टेट है जहां पर सिर्फ आपको कंटेंट राइटिंग लिखना है, देयर इज नो नीड ऑफ द केस लॉज, आप हर जगह केस लॉज लिख कर आ रहे हैं, वहां पर प्रोविजन मांगते हैं आपसे, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर कीजिए, उसके अलावा देयर इज नो नीड एन अदर थिंग, ठीक है। फिर भी हम ज्यादा चीजें लिख कर आते हैं तो उसके हमारा खुद का डिमेरिट पॉइंट ये हो जाता है, क्योंकि टाइम नहीं बचता। टाइम नहीं बचता तो हमारे आगे के जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो छूट जाते हैं, या फिर हम लास्ट मिनट ऑफ हजल हो जाते हैं, तो कुछ चीजें हमारी गड़बड़ हो जाती है, हम जो मेन एसेंशियल पॉइंट्स हैं किसी भी प्रोविजन के तो हम वो भूल जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने क्लियर किया है, हो सकता है माइट भी किसी का नाम रह गया हो तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन हाँ ये बच्चे हैं नॉन गुजराती जिनका कोई लेना देना नहीं, जब से स्टार्ट किया तब से उनको जी भी नहीं आता, उन बच्चों को मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है जो बच्चे गुजरात के हैं इटसेल्फ या उनको गुजराती आती थी। ये वो बच्चे हैं जिनको गुजराती का जी भी नहीं आता था, मैंने स्पेशली उनको मेंशन किया एक्सक्लूसिवली, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा है जो ये डरता है कि गुजरात में अगर हम जाएंगे तो हम कैसे डील करेंगे, हमें तो जी भी नहीं आता, तो ये दे ऑल आर, है ना। और लेट, क्योंकि ऑल ऑफ दिस सडन आपका पेपर चेंज हो गया, पहले 25 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, पूरा पूरा उठा के जो मेंस वाला पार्ट था वो प्री के टाइम पर कर दिया। कोई और अदर जुडिशरी में आपसे नहीं पूछा जाता कि एक पेपर आप ऑब्जेक्टिव दें और एक पेपर आप सब्जेक्टिव दें, दिस इज द मीन्स लाइक कि आपका हाफ पार्ट जो मेंस का है वो आपने प्री में ही कंप्लीट कर लिया। अब इसमें दो चीजें हैं अच्छी, क्या अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स में जाते तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस हमें प्री में ही क्लियर करना है, प्री में हम क्या करेंगे, बाकी के अदर जुडिशरी में तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो हम ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं देते, ऑब्जेक्टिव ज्यादा इजी है। बट कंपेयर करना, अगर ये सेम पैटर्न में चलता, पहले वाला पेपर इससे ज्यादा टफ था अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे प्री में भी 25 क्वेश्चंस के लिए पढ़ाई करनी है, मेंस के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचता, इसका मतलब मुझे प्री से पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसलेशन इज नॉट लाइक दैट थिंग कि आप एक दिन में सीखेंगे, हफ्ते भर में आप पढ़ना सीख सकते हैं, आप हल्का फुल्का लिखना सीख सकते हैं, रिकॉग्नाइज करना सीख सकते हैं कि ये लाइन क्या लिखी है, ये वर्ड क्या कहता है। लेकिन अगर हमें कोई भी लैंग्वेज अच्छे से पकड़नी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले वोकैब हमें आनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन हम करने बैठते तो हमारे पास शब्द ही नहीं होते, हम उसको कैसे ट्रांसलेट करें। जहां आप एक शब्द पर अटक गए तो वहां पर आपका पूरी की पूरी लाइन छूट गई, लाइन छूट गई तो उसके बाद हम कि आगे का कैसे लिखें, ये बीच का छूट गया। तो वो चीजें मेरे पास जब बच्चे आते तो मैं एक महीने सिर्फ उनके पास वोकैब ही वोकैब चलती है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जिसमें आपके जनरल टर्म्स भी होते हैं कि रेगुलर जो हम डे टू डे वर्ड जो हम यूज करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स के नाम हो गए, आपके काउंटिंग्स हो गए, आपके ये जो वाहन हुए ट्रांसपोर्ट हैं उनको क्या बोलते हैं, सारी चीजें, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो वो पैराग्राफ दे रहे हैं वो पैराग्राफ किससे रिलेटेड आ जाएगा। हो सकता है लीगल टर्म्स, इवन लीगल टर्म्स भी हम करते हैं, लीगल से रिलेटेड आपके आए थे, नॉर्मल आपके पैराग्राफ्स आए थे जॉय एंड सॉरो वाला, तो उसमें हमें पता हो कि किसको क्या बोलते, तो हमारी बुकैब अच्छी होनी चाहिए। अगर हम किसी भी लैंग्वेज को, इंग्लिश अगर मैं आज जानती हूँ,
और आप लोग भी जानते हैं, तो हमारे पास अगर वोकैब नहीं है तो वी कैन नॉट स्पीक इवन, वी कैन नॉट इवन राइट और नॉट रीडिंग। तो हमें सबसे पहले वोकैब को पकड़ करनी चाहिए। वोकैब अगर हमारी अच्छी होगी तो हमारा लॉ का पेपर भी अच्छा होगा, लॉ के पेपर के साथ साथ हमारा ये भी हो जाएगा गुजराती। अब 3 स्टेजेस थी जिसमें 25 क्वेश्चन आपका गुजरात का पेपर, गुजरात के पेपर में जब मेंस होता था, मेंस के साथ साथ ही आपके 3 पेपर, पहले आपका क्रिमिनल 2.5 आवर्स का, क्रिमिनल 2.5 आवर्स का, सिविल एंड 2 आवर्स का आपका गुजराती लैंग्वेज। एक दिन में ये 3 पेपर होते थे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। ये पेपर भी लिखना है, इसका कंटेंट भी याद रखना है, ये पेपर भी लिखना है, इसका भी याद रखना है, और इसका तो बिल्कुल ही अलग है जो हमने पढ़ा है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल न्यू है, ये हमने अभी अभी पढ़ना शुरू किया, हार्डली हम कितना 6 महीने या 1 साल से, है ना। तो इसको भी हमें कंप्लीट करना जरूरी था। अभी लेकिन स्टेजेस इजी हो गई। इसके बाद में भी आपका क्या होता था, एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता था बिफोर द इंटरव्यू, पर अभी वो नहीं है। दैट मीन्स आपने प्री के साथ ही आपका पेपर निकाल लिया है, तो देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन मेंस, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू में कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना। आपको मेंस में अगर आपने प्री में एक बार गुजरात पास कर लिया है तो गुजराती आपसे कहीं नहीं पूछी जाएगी। हाँ, छोटी मोटी चीजें होती हैं, जस्ट लाइक थोड़ा बहुत फन के लिए। इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो डिपेंड्स कि एग्जामिनर कौन है, कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया, आप इसको पढ़ के बताइए, अगर आप पास करके आए हैं तो इसको बताइए कैसे लिखेंगे, अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे बोल रहा हूँ। बहुत छोटी छोटी सी चीजें, पर ऐसा जनरली नहीं होता, बहुत रेयर, 1 या 2 स्टूडेंट्स के साथ कभी कभी। तो उस चीज पर अगर हम इसको टफ मानते हैं और इसको इजी मानते हैं तो वी कैन कम्पीट इजीली। अब अगर आपने रिजल्ट देखा होगा, हम रिजल्ट पर बात करें। 219 आपके सीट्स हैं, आउट ऑफ दैट 112 आपकी जनरल सीट्स हैं। कितने बच्चे पास हुए हैं? 331। 331 में अब वो बच्चे भी हैं जो बच्चे बिल्कुल नॉन गुजराती हैं, गुजराती हैं लेकिन 10th और 12th में उनके पास में गुजराती नहीं थी, तो डेफिनेटली उन्होंने भी एग्जाम दिया है, एज वेल एज है वहां पर 10th में है, 12th में नहीं है, 12th में है, 10th में नहीं है। तो इन दोनों बच्चों ने जो गुजरात के हैं इटसेल्फ उन्होंने भी पेपर दिया है। तो इस 331 में वो बच्चे भी हैं। अगर आप फिल्टर करेंगे, रिजल्ट आप देखना, आप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाकर देखना। अगर आप किस बच्चों को फिल्टर करना चाहें कि कौन से बच्चे हैं नॉन गुजराती, हमें कैसे पता चले, और गुजराती बच्चे कौन से हैं, तो हम जितने भी स्टेट्स हैं, हम कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो देखा होगा कि हमारे फादर का नाम हमारे नाम के साथ में बीच में नहीं लगता। लेकिन गुजरात में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप स्कूल जाते हैं तो वहां आपको फादर का नाम आपके मार्कशीट में मेंशन करना होता है। तो जितना भी रिजल्ट है अगर आप उसमें देखेंगे तो फिल्टर कर सकते हैं कितने बच्चे आपके नॉन गुजराती हैं, कितने बच्चे आपके गुजराती हैं जहां पर आपके फादर का नाम बीच में लिखा हुआ है जिन बच्चों का। तो 331 में वो बच्चे भी हैं जिन्होंने 10th 12th में नहीं थी, उन्होंने दिया है, और वो बच्चे भी हैं जिन्होंने सिर्फ लॉ दिया है, गुजराती का पेपर उनका नहीं हुआ। कितने बच्चे थे? 2500 कुछ बच्चे थे जिन्होंने गुजरात का पेपर दिया, मतलब गुजराती लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी एलिमिनेशन टेस्ट दिया, जिसमें गुजरात और नॉन गुजराती के दोनों थे। 5000 कुछ बच्चे थे जिन्होंने पेपर नहीं दिया, सिर्फ लॉ का पेपर दिया, गुजराती नहीं दिया। तो इस 25 ये रेशियो तब था जब पेपर मतलब कुछ लोगों को लगा कि हाँ हम कर सकते हैं। इसमें भी आधे बच्चे कौन से थे जिनका फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती नहीं थी, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन वो कंप्लीट ही नहीं कर पाए क्योंकि उनका सेकंड पेपर नहीं हुआ। उन्होंने किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से 5000 के अंदर कि हाँ हमारे पास में मेन लैंग्वेज हमारी गुजराती है, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, तो वो वहीं एलिमिनेट हो गए। ना तो लॉ दिया ना ही गुजराती दिया क्योंकि आइडिया नहीं था। अब हमारे पास में क्या है, बहुत बड़ा सा सिलेबस, लेकिन जब आपका सिलेबस चेंज हुआ बच्चे थे बहुत ज़्यादा डर गए कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इतना सारा है। मैंने सबसे यही कहा जो आपका कॉमन है, जितना आपका कॉमन, लाइक मान लीजिए आपका आरजीएस में जो चीज़ें कॉमन है, डीजेएस, हरियाणा और अदर जुडिशरी, जहां पर आप कंप्लीट करते हैं जिन एक्ट्स को, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्री में मैंने हर स्टूडेंट को ये कहा था, ठीक है, जिन्होंने फॉलो किया है ऑलमोस्ट दे आर क्लियर द एग्जाम, ठीक है। जहां पर भी ये चीजें हम क्लियर, मतलब इतना सिलेबस अगर हम आरजीएस, डीजीएस और हरियाणा के अकॉर्डिंग अगर हम कवर कर लेते हैं तो मात्र हमारे पास गुजरात के अकॉर्डिंग 20% बचता है। अगर आपने प्री का पेपर देखा है, देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखना, ठीक है।
प्री का पेपर में अगर आप देखेंगे तो हार्डली जो नया सिलेबस बढ़ा है उसमें से 10 क्वेश्चंस तक नहीं है। आ सकते हैं आने के लिए, लेकिन अब हमारे पास टाइम है। जब ये चेंज हुआ तब हमारे पास टाइम नहीं था, है ना। तो अभी जब नया सिलेबस चेंज हुआ तो पेपर मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं था। सेम आपका पेपर अभी आने वाला है, क्योंकि लॉ सबका अच्छा नहीं होता है, स्पेशली गुजरात में। लॉ अगर आप देखते हैं मेंस के पेपर पुराने अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो आप जरूर देखिएगा। मैंने तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर किए हुए हैं गुजरात के पहले के पेपर्स कैसे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देयर इज नो अप्लाइड क्वेश्चंस, देयर इज नो प्रॉब्लम बेस्ड, लाइक कि आपको इलस्ट्रेशन सारे पढ़ने हैं, क्योंकि आप प्री के जितने भी पेपर्स है उसमें देखिए कि आपको कहीं पर भी कोई इलस्ट्रेशन बेस्ड आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। केस लॉ के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसके अलावा जब हम मेंस में लिखते हैं तो मेंस में भी बाकी की अदर जुडिशरी में अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन दिस प्रोविजन विद केस लॉ, विद द लीडिंग केस लॉ, या फिर अभी रीसेंट केस लॉ जो भी हुआ है ना, वहां पर ऐसे कोई क्वेश्चंस आपके नहीं आते। तो उसमें भी थोड़ी सी सहूलियत। देखिए जो चीजें हमें डायरेक्ट पढ़ने मिलती हैं, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, डेफिनेटली मैं स्टूडेंट अभी नहीं हूँ तो मैं कभी, तो मुझे वो चीजें ज्यादा इजी लगती थी जो डायरेक्ट हैं, रादर देन कि मैं उनको कहीं से कनेक्ट करके पढूं। ये केस लॉ क्या कहता है, ये केस लॉ यहाँ पे भी कनेक्ट करता है, दूसरे एक्स बेयर एक्स में भी कनेक्ट करता है, इसको यहाँ पर याद करना चाहिए। तो कंपटीशन में अगर आप जाते हैं तो 331 आप इंडिया की किसी भी जुडिशरी में देखेंगे तो इतना कम कंपटीशन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। फिर भी ठीक है, इंडिविजुअल आपकी चॉइस जैसा भी लगे, लेकिन हाँ डरना नहीं है। अगर आप गुजरात के लिए सोच रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से तैयारी कीजिए। जब मेरे पास बच्चे आए, जब मैंने जैन से बैच उठाया, पुराने बच्चे थे जो जून से पढ़ रहे थे, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ लिया, फिर दोबारा पढ़ने में उनको ईजी रहा, टफ नहीं रहा। उसके अलावा जो बच्चे मेरे पास जैन से आए तो मैं उनको पढ़ा रही थी 25 क्वेश्चन के हिसाब से कि आप 25 क्वेश्चन आपको फाइट करने हैं, आप 15 दिन में भी कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ बिग डील। लेकिन हाँ, हमें मेंस में लिखना है तो हम पहले से तैयारी करें, क्योंकि 50 नंबर लाना कोई टफ वाली बात नहीं है। जब आप अदर जुडिशरी में अगर कट ऑफ निकलती है तो 70%, 75%, 60%, 65%, तो जब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हम इजीली 50% हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो उसके पीछे हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग, या फिर हो सकता है कि हम बहुत जल्दबाजी में बेयर एक्ट को पढ़ रहे हैं। बेयर एक्ट की लैंग्वेज अगर आपको आती है तो प्री थोड़ा इजी हो जाता है वहां के, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अप्लाइड नहीं है, तो उसके लिए हमें फोकस करना होगा। अब ये सिलेबस बढ़ा, सिलेबस में ये पहले ही था, ये था, ये था, ये था। हम मार्किंग जो पहले से थे उनके, ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या था, पहले प्री में कुछ चीजें हमारी सिर्फ प्री में पूछी जाती थी, कुछ बेयर एक्ट थे जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते थे। प्री में पूछे जाने वाली चीजें मेंस में नहीं आ रही थी, मेंस में पूछे जाने वाली चीजें प्री में नहीं आ रही थी। लेकिन अभी आपका जो सिलेबस है वो आपको सेम जो प्री में कवर कर रहे हो वही सेम आपको मेंस में कवर करना है। ये भी था, ये आपका अभी नया ऐड हुआ नहीं, ये भी था। एनआई मैंने 17 कहा था, 17 के साथ में डेफिनेशन कहा था, उतना ही पूछते हैं। जहां कहीं पर भी आपका इससे पहले भी अगर गुजरात में एनआई पूरा फुल दे रखा है, लेकिन प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो प्रीवियस पेपर्स में आपका ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो डेफिनेशन क्लॉज से पूछे जाते हैं, हार्डली आपसे प्रिजम्पशन से पूछ लिए जाएंगे, और दूसरा आपका 17 चैप्टर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये नहीं था पॉक्सो, ये आपका नया ऐड हुआ है अभी। ये नहीं था, ये आपका नया ऐड हुआ है। इंडिसेंट, ये आपका नया ऐड हुआ है। अब जो गुजरात के एक्सक्लूसिवली जो गुजरात में डील किए जाते हैं, जैसे कि गुजरात प्रोहिबिशन हो गया, पीसीपीएनडीटीसी हो गया, आपका इमोरल ट्रैफिक हो गया, तो ये क्या है, प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट हो गया, आपका बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया। इसका मैंने आपको एक एज अ डेमो एक JKILS के उस पर अगर आप पेज पर जाते हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने पढ़ाया था बच्चों को रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, ठीक है। एक ही बार में सिंगल टाइम में मैंने क्लियर किया था कि पॉइंट टू पॉइंट यू कैन क्लियर, प्री के लिए वो सफिशिएंट था, ठीक है। तो ये थे प्रिवेंशन, पीसीपीएनडीटी, गुजरात प्रिवेंशन और ये बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन, ये सिर्फ मेंस में आते थे, प्री में नहीं पूछा जाता था। तो बहुत सारे हमारे क्या है फ्रिक्शंस हैं, देखा जाए तो, कि पहले कुछ और सिलेबस था, बाद में कुछ और सिलेबस हुआ। पहले कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 1 to 51A तक मेंशन था, फिर उसके बाद में फुल कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया। पहले ग्रामर का सिर्फ पार्ट था, ग्रामर पॉइंट वाइज मेंशन थी, फिर ग्रामर का फुल कर दिया गया। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसमें अगर हम बड़ा सिलेबस होता है तो बड़े सिलेबस के अपने बेनिफिट भी होते हैं, अपने नुकसान भी, क्योंकि हम बड़े सिलेबस में से कुछ
चीजें छोड़ सकते हैं हमारे पास, क्योंकि जब छोटा सिलेबस होता है तो हमें पूरा पढ़ना होता है, क्योंकि पता नहीं सिलेबस छोटा है तो चीजें 100 अगर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो डेफिनेटली सब कवर करना होगा, पता नहीं किसमें से कितना पूछ लिया जाए। लेकिन जब आपके 28 एक्ट्स हैं, 28 एक्ट्स हैं जिसमें से आपका सी पार्ट भी है, सी पार्ट में आपका जनरल एबिलिटी और ये सब भी है, तो कम से कम 20 क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन या फिर 70 क्वेश्चंस का अगर हम लॉ का रेशियो रखते हैं तो हार्डली कितने क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पर बेयर एक्ट, तो हम एक दो बेयर एक्ट्स को हम छोड़ सकते हैं, तो उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। ये आपका बी पार्ट सिविल पेपर, ये सब पहले ही था, ये भी था, ये आपका मेंस में पूछा जाता था। दिस इज नॉट प्री पार्ट, मेंस का था, मेंस का ये न्यू है, मेंस एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया इसका, इसके जरूर पूछे गए थे, दिस इज ऑल्सो न्यू, पर लीगल मैक्सिम ऐड कर दिया। अब ये 13 पॉइंट लीगल मैक्सिम्स को इसको ऐड कर दिया। क्या हम लॉ के अगर स्टूडेंट हैं तो हमें ये अलग से पढ़ने की जरूरत है? हम सिंगल अगर प्रोविजंस पढ़ते हैं अगर, तो उसके साथ में भी हमें पता होना चाहिए कि निमो डेबिट वेक्स वेक्सेरी क्या बोलता है, और उसके साथ में लिमिटेशंस की अगर बात आती है तो लिमिटेशंस की सेल्फ हमारी लीगल मैक्सिम क्या कहती है, हमारी 300 की क्या कहती है, 20 की क्या कहती है, तो उसमें क्या है डॉली इनकैपेक्स जैसे मान लीजिए, तो वो सारी चीजें हम प्रोविजन सिंगल प्रोविजंस के साथ पढ़ते हैं, तो उसको अलग से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, उस चीज को हम ठहराव के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं स्किप हो जाती हैं। तो ठीक है, इसको भी अलग से पढ़ लेंगे, हार्डली 50 to 70 जिसमें आपका कवर हो जाएगा। अब ये कवर करना क्यों जरूरी है? इसका इम्पैक्ट अपना अच्छा होता है मेंस में, जब हम आंसर राइटिंग के साथ में अपनी लीगल मैगजीन्स को ऐड करते हैं, राइट। अब ये आपका जीके, जीके में बच्चे, गुजरात के बच्चे भी खुद परेशान इसलिए हुए, क्यों? क्योंकि जीके पूछा जाता था आपसे गुजरात का, लोकल जीके बच्चे पढ़ रहे थे, इवन नॉन गुजराती जो बच्चे थे वो भी गुजरात का जीके पढ़ रहे थे। जीके आपसे पूछा गया जनरल जीके। अब लेकिन जनरल जीके में अगर आप देखा जाए तो थोड़ा बहुत भी अगर आप अपडेट है, जैसे आप न्यूज़पेपर की आपको हैबिट है, आप रीडिंग करते हैं रेगुलर या फिर आप न्यूज़ सुनते हैं, तो बहुत नॉमिनल मतलब बहुत नॉर्मल सी चीजें पूछी गई थी जिनको हम अगर थोड़ा बहुत आइडिया लगाएं, अगर हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हम इसमें स्कोर आराम से कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आपका जब हम अदर जुडिशरी फाइट करते हैं तो उसमें भी मेंशन है, इंग्लिश सेम, टेस्ट एंड रीजनिंग हार्डली 2 to 3 क्वेश्चंस, न्यूमेरिक सेम, इस बार न्यूमेरिक ज्यादा आया था, और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन तो क्योंकि उन्होंने एक सर्टिफिकेट ही मांगा है, तो दे प्रिज्यूम लाइक कि आपको कंप्यूटर तो पूरा अच्छे से आता है, और नहीं आता है तो आना चाहिए, पढ़िए इसको अच्छे से। तो ये हमारा सी पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। अब इसमें क्या है, इसको आप बिना अटेम्प्ट किए हुए भी आप अपना प्री का पेपर आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप इस पर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, यू थिंक दैट कि नई चीज़ है, मैंने कभी पढ़ा नहीं, हो सकता है अगर मैं पढ़ूँ भी उसके बाद में मुझे लग रहा है पढ़ने के बाद में भी, जैसे कुछ बच्चों का फोन आया उन्होंने कहा पढ़ने के बाद में भी हम भूल रहे हैं, कोई बात नहीं, जस्ट फोकस ऑन योर लॉ पोर्शन। यहाँ से आपके 50 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन फोकस के साथ में। अब जैसे पनिशमेंट पूछ ली, पनिशमेंट में और है, एंड है, अगर हम सही से नहीं पढ़ते हैं उसको तो हम कंफ्यूज होते हैं। मंथ्स हैं, जैसे लिमिटेशन का टाइम पूछा गया आपसे, एनआई एक्ट में पूछा गया मंथ्स का, 6 मंथ है, 1 मंथ है, तो वो चीजें हम बहुत अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं तो दिस इज नॉट अ बिग डील। अब ये आया बहुत बड़ा सा पार्ट जिसकी वजह से काफी बच्चों ने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया, फिर कुछ बच्चों ने फॉर्म फिलअप इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको नहीं पता, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था कि ऑल इंडिया बार काउंसिल होना चाहिए, कि ऑल इंडिया बार काउंसिल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर हम अपीयरिंग है तो हम दे सकते हैं, या फिर हमने फॉर्म भरा हुआ है तो हम दे सकते हैं, या फिर हम अंडरटेकिंग के साथ में भी दे सकते हैं। तो बहुत सारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए, और इसकी वजह से तो काफी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया। क्या कहता है सिलेबस? निबंध है 20 लाइन्स, 20 लीटी मतलब लाइन्स जो लिखा है, हार्डली। ये आपका हायर जुडिशरी में भी टॉपिक तो है, वहां का जो कमीशन के एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी ये टॉपिक है। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, अनसीन पैसेज राइटिंग, ठीक है। फकरा ऊपर थी प्रश्न जनाबो, जिसमें कहा जाता है कॉम्प्रिहेंशन का, लेकिन ये कभी भी नहीं आया अभी तक के, जब से लेके आई थिंक 11 और 12 से 11 से आई थिंक कमीशन में चेंजेस हुए हैं, कमीशन के जो पेपर होते हैं गुजरात के, और हायर जुडिशरी में 14 या 16 से चेंज हुआ है।
तो वहां पर ये पूरा सिलेबस को चेंज किया गया, जिसमें ये कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग जो अभी तक नहीं आया, ये आपको अगर आपको आता है, अगर हम शुरू से पढ़ते हैं, हम आईसीएसई बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो हम 10th और 12th में भी हमारा सिलेबस का पार्ट होता है, तो इजीली हम इसको कर सकते हैं। बट ये आपके आता नहीं, ये फ्री के मार्क्स होते हैं। मैंने हर बच्चे को कहा कि अगर ये आ जाए तो आप भगवान से पहले हाथ जोड़ना, वाओ कि 10 नंबर हमें फ्री के दे दिए, 10 नंबर या 5 नंबर, जितने भी नंबर का ये आता है। दिस इज समानार्थी, समानार्थी, ये कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। दिस इज समानार्थी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पत्र लेखन। देखो, पत्र लेखन और एप्लीकेशन दोनों में फर्क होता है। पत्र हम दो तरीके का लिखते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। एप्लीकेशन हम जस्ट लाइक हम किसी को बता रहे हैं, एप्लीकेशन आपकी ज्यादातर फॉर्मल चलती है, एप्लीकेशन में इनफॉर्मल कोई चीज नहीं होती। पत्र में हम इनफॉर्मल किसके वे में, जैसे लाइक मैंने अपने फादर को लिखा, मैंने अपनी मदर को लिखा, भाई को लिखा, किसी से मुझे कोई पैसा चाहिए उसके लिए लिखा। पत्र में हम सारी चीजों को मेंशन कर देते हैं, लेकिन जब हम इनफॉर्मल लिखते हैं तो अगर हम किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं, जैसे कि हमने किसी म्यूनसिपैलिटी बोर्ड को लिखा, हमने अपने किसी शिक्षक को लिखा, हमने मान लीजिए कोई हमसे बड़े हैं पद में, उनको हमने कहा कि ये चीज़ें हमारी कंप्लीट नहीं हो पा रही, हमें ये करना है, तो पत्र लेखन में बहुत सारे वेरिएंट हैं, जिसमें मैंने बच्चों को हार्डली 10 to 15 लेटर्स कराए थे, जिसमें से एक उनका कवर हो गया था जो आया था। ठीक है, पत्र लेखन आई थिंक 10 मार्क्स का था। भाषांतर, ये सबसे लास्ट का पार्ट है। सबसे लास्ट का पार्ट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता हो कि वर्णमाला क्या कहती है, उसके बाद में हमारी फिर मात्राएं हैं, मात्राएं क्या कहती हैं, वर्ड्स क्या कहते हैं, टेंस क्या कहते हैं, टेंसेस में भी फिर हमारे क्या है, छोटे टेंस जो हम छोटे छोटे, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं वहाँ रहती हूँ, मैंने खाना खाया, सुबह का खाना खाया, ये छोटे 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 स्मॉल सेंटेंसेस को पहले हम कवर करते हैं, फिर हम बड़े सेंटेंसेस को कवर करते हैं। उसके बाद में फिर हमारा लीगल का भी आता है कि अगर हम लीगल का पैराग्राफ्स आ जाए तो इन सब चीज़ों को क्लासेस में कवर कराया है। ठीक है, ये भाषांतर है, भाषांतर गुजराती से इंग्लिश में और इंग्लिश से गुजराती में। देखिए, ये है टूंक नोट, शॉर्ट नोट किसी भी विषय पर, जो अभी तक भी किसी पेपर में नहीं आया। ठीक है, जितने भी वहाँ के सिलेबस में जितने भी पेपर्स में अगर ये सिलेबस है वहाँ पर, तो अभी तक नहीं आया है। दिस इज ऑल्सो स्कोरिंग एज लाइक कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग, अगर आ जाए तो। और ये रहा व्याकरण। अब व्याकरण कर दिया, व्याकरण कितना व्याकरण? पूरा नहीं, संधि, क्योंकि हम कुछ चीजें, हम जैसे मान लीजिए अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ने बैठ जाऊं तो जो चीजें मुझे पढ़नी है मैं शायद उनको छोड़ दूं, तो हमें अपना एक पैटर्न अगर फॉलो करना है तो हम उस जुडिशरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो प्रीवियसली वो लोग क्या मांगते हैं, क्या चीजें उन्होंने पूछी हैं, क्या क्या पूछी जाती रही हैं, एक दो टॉपिक्स हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि हाँ माइट भी ये भी पूछ लें, बाकी के जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है। तो व्याकरण में ऐसा नहीं कि आप समास कर रहे हैं, आप अलंकार कर रहे हैं, आप छंद कर रहे हैं, नो, दिस इज टाइम वेस्टिंग। ठीक है, मैंने जब व्याकरण का बच्चों को कराया तो मैंने उसमें व्याकरण में ये शब्द शुद्धि कराई थी, जिसको हम जोड़नी बोलते हैं। वाक्य शुद्धि बच्चों ने खुद की, क्योंकि इतना अच्छा हो गया था करते करते कि जब हम ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं तो हम वाक्य शुद्धि को हम पहचान सकते हैं इजीली। संधि की थी जिसमें से अभी पहली बार फर्स्ट टाइम पूछा गया संज्ञा और आपके विशेषण वगैरह वाले क्वेश्चन। अगर आपने पेपर देखा हो तो इतना इजी पेपर है, जिसमें अगर आप देखो कि संज्ञा को अगर हम बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तो उसके साथ में हम किसको ज्वाइन करते हैं? विशेषण को। बहुत अच्छा, बहुत बुरा, बहुत बेकार, ऐसे थोड़ा अच्छा, तो वो चीजें इजीली, अगर आपने हिंदी की संज्ञा सर्वनाम हम शुरू से पढ़ते हैं, अगर हम हिंदी मीडियम है तो भी, अगर हम इंग्लिश मीडियम है तो भी, हमें ये चीजें नॉर्मली पता होती हैं। तो वो नॉर्मल से क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 नंबर बच्चों ने इजीली ऑब्टेन किए हैं। गुजरात का ये बड़ा सा सिलेबस है, पर एक्चुअली बड़ा नहीं है, ये बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है, जिसके साथ में आप इसको अगर छोटी छोटी सी चीजें करते रहते हैं, मान लीजिए ये अभी नहीं पूछा, ये नहीं पूछा और ये नहीं पूछा, पर लकीली अगर ये नेक्स्ट टाइम आ जाए तो ये 10 नंबर का है और ये 5 नंबर का है, इसमें नंबर मिलने के कम से कम 2 मार्क्स, और ये आपके अगर क्वेश्चन सही हैं अकॉर्डिंग टू तो 7 मार्क्स और 8 मार्क्स इजीली। कितना हुआ? 12 मार्क्स। बाकी की और चीजें, पत्र लेखन, ये सब, इससे हम 20 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हैं। प्री डिटरमाइन आपकी अगर कोई कट ऑफ है तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं, जस्ट लाइक कि अगर हमारी प्री डिटरमाइन कट ऑफ नहीं है, जैसे कि अदर जुडिशरीज में नहीं है, बाकी के गुजरात को छोड़कर एक्सेप्ट गुजरात, तो हम देखेंगे कि हम वेट करते हैं कितना कट ऑफ जाएगा। जैसे राजस्थान का गया 72 कट ऑफ गया, बच्चे 71 पर या 70 पर, किसी भी रीजन की वजह से, जबकि अगर देखा जाए प्रीवियसली पेपर्स में 60, 65, 68, 67, इससे ज्यादा नहीं गया, तो उसके अपने बेनिफिट है कि हाँ हम जब देख सकते हैं हमारा पेपर अगर अच्छा हो गया तो हम खुद को इवेलुएट करके कि इतना हम करके आए हैं। लॉ का तो आपका सेल्फ इवेल्युएशन करने की जरूरत नहीं है, आपकी आंसर की निकाल दी जाती है, सेम डे निकाल दी जाती है, कि आप पता कर सकते हैं कि लॉ में आपने 50% स्कोर किया है, लॉ आपका क्लियर है। अब आप वो देखिए कि आप गुजरात में कैसा करके आए हैं। तो गुजरात में अगर आपने एवरेज पेपर दिया है, ये जो बच्चे हैं ना,
इनमें से किसी का कहना ये नहीं था कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, सबने मुझसे यही कहा हमारा पेपर एवरेज हुआ है। यहाँ पर वो बच्चे मेंशन नहीं है जो बच्चे गुजरात के हैं या फिर गुजराती उनको पहले से आती थी, उनका नाम नहीं, या टोटली जिनको गुजराती का जी भी नहीं आता था, ठीक है। इनका सबका कहना था कि हमारा पेपर एवरेज हुआ है, पर सभी बच्चों से मैंने यही कहा था जब आपका पेपर एवरेज हुआ है तो मार्किंग भी आपकी लीनियंसी के साथ चेक होनी चाहिए, मार्किंग आपकी जो होगी वो लीनियंसी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर चेंज हुआ है। तो देखते हैं, लेकिन आप तैयारी रखिए क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं मिलता। अब 15 डेज पहले इन्होंने रिजल्ट निकाला, 15 डेज के बाद जस्ट इन्होंने मेंस रख दिया। तो जिन बच्चों ने फॉलो किया कि हाँ हमें पहले से पढ़ना चाहिए, उनका आधा सिलेबस अगर कंप्लीट है, आधा नहीं भी है तो 30-20% जितना भी आपका 25% भी अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो वो बहुत बड़ी हेल्प होती है, क्योंकि 15 दिन छोटा टाइम नहीं होता। अगर हमने थोड़ी चीजें पढ़ी हुई हैं, थोड़ा हमको पढ़ना है, तो हम उसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पैटर्न अगर आप देखेंगे गुजरात का तो बहुत ईजी पेपर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए अगर ईजी नहीं भी आता तो अगर हम अदर जुडिशरी को फाइट कर सकते हैं और कर रहे हैं तो हम वहां पर इजीली अपने आंसर को लिख सकते हैं। देखिए, अब जिसकी वजह से आप फॉर्म फिल नहीं कर पाए या आधे बच्चों को नहीं पता था, जिन्होंने मुझे कॉल किया चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स थे या नहीं थे, मैंने उन सबको गाइड किया है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। किसी ने मुझे कॉल करके कहा कि मुझे क्लासेस लेनी है पर मैं AIBE क्लियर नहीं हूँ, तो मैंने उनको साफ सीधे कहा, मैंने कहा आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, अभी आप एलिजिबल नहीं है, अभी आप पढ़ेंगे भी तो भी भूल जाएंगे, अभी आप स्कोर मतलब अभी आप जो पेपर है उसमें आप ना तो स्कोर कर पाएंगे, स्कोर नहीं कर पाएंगे, बैठ ही नहीं सकते। जैसे कि पिछली बार, इस बार कॉपी भी मैंडेटरी थी ले जाना प्री के टाइम पर, क्योंकि क्या होता था बच्चे यस कर देते थे AIBE, और जब लास्ट आपका प्रोसेस होता था इंटरव्यू के लास्ट स्टेप पर जब आप पहुंचते थे तो ये AIBE वहां पर होता नहीं था। ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो फेस करते थे गुजरात जुडिशरी। उसके बाद में उन्होंने ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है वो प्री के टाइम पर ही ले लिया, जिन बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है या होल्डिंग पर है तो उनसे अंडरटेकिंग ले ली। उसके अलावा भी जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ था या फिर पेपर नहीं हुआ तो उनके फॉर्म्स वगैरह के साथ में कि हाँ मैंने फॉर्म किया हुआ, तो वो डेफिनेटली वो प्रिज्यूम करते हैं कि पेपर तो होना ही है, ऑल इंडिया बार काउंसिल का बच्चा कंप्लीट कर लेगा तो अंडरटेकिंग लेके आप पेपर दे सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अब ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्यों देना जरूरी है? कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको वहां देने की जरूरत है जहां आपने 10th और 12th में नहीं पढ़ा है। इसके रूल्स दे रखे हैं इटसेल्फ, अगर आप इसके नोटिफिकेशन में जाते हैं गुजरात जुडिशरी का तो वहां पर आपको रूल्स दिए हुए हैं, वो रूल्स प्रॉपर गुजराती में है, वो आपको नहीं समझ आएंगे अगर आप देखते हैं। उसका कहने का मतलब ये है जो वो रूल समझा रखे हैं गुजरात जुडिशरी 2005 के हिसाब से, तो वहां पर कहता है कि अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके 10th में आपका बीइंग अ सब्जेक्ट अगर रहा है, आपके ग्रेजुएशन में है, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, मींस आपने जहां तक भी पढ़ाई की है, क्योंकि LLB में भी आपका कंप्यूटर का कोर्स हो जाता है या अलग से कुछ बच्चे कोर्स करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो आपको ये अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। 10th में अगर आपका सब्जेक्ट है तो मेंशन कीजिए कि 10th में था, ग्रेजुएशन में है ग्रेजुएशन को मेंशन कीजिए, उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन में है, या फिर जहां पर भी आपने कोई कोर्स किया है उसको आप इंस्टीट्यूशन के साथ में मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट नेम। अब इंस्टीट्यूट नेम क्या होता है, हम कैसे लिखें, हमने तो 10th और 12th, तो आपने बोर्ड का नाम लिखिए, बोर्ड का नाम लिखिए, आप उसमें डेट लिखिए, कब पास किया था, आपका जो रोल नंबर होगा वही सेम जाएगा। स्टेट बार तो डेफिनेटली, अब लेकिन स्टेट बार मैंने क्यों लिखा है, राजस्थान वाले बच्चों को दिक्कत नहीं है या फिर बाकी के और अदर बच्चों को भी दिक्कत क्यों नहीं आएगी, क्योंकि स्टेट बार रजिस्ट्रेशन होता है तो ऑल इंडिया बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन गुजरात में है कि ऑल इंडिया बार काउंसिल आप स्टेट रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑल इंडिया बार काउंसिल के बाद में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं यहाँ पर तो आपकी एक कमेटी बैठती है, वहां पर एक बोर्ड बैठता है जिसमें आपका पहले नाम जाएगा, उस नाम जाने के बाद में आपको वहां पे जो कमेटी होती है, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि हाँ हम इसको एडवोकेट बना सकते हैं। मतलब डिफरेंट प्रोसेस है ऐसा, इसलिए मैंने स्टेट बार रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे अलग से मेंशन किया है। दिस इज मैंडेटरी। प्रैक्टिसिंग, अब प्रैक्टिसिंग पार्ट वहां पर मेंशन किया गया है जो आपको प्री के टाइम पर या मेंस के टाइम पर शो करने की जरूरत नहीं है। जो रूल्स हैं किसके अकॉर्डिंग कि अगर आप हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग सेशन कोर्ट जो कहता है वहां से आपको किससे सर्टिफिकेट इशू कराना है कि आप प्रैक्टिसिंग होने चाहिए। अब ये दो चीजें हैं, AIBE है आपका, स्टेट रजिस्ट्रेशन है, तो ये इटसेल्फ शोइंग लाइक कि आप प्रैक्टिसिंग है। प्रैक्टिसिंग तो आपको ये चीज यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पर सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें जब भी हम पढ़ेंगे या हम करेंगे वो सब चीजें आपको बता दी जाएंगी टाइम टू टाइम कि किसके द्वारा इशू होना चाहिए, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, क्या चीजें हैं, किन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है अगर हम इसको करते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है, जब भी हम गुजरात अगर सोचें तो ये सारी चीजें हमारे पास होनी ही चाहिए। लास्ट टाइम पर कि ये नहीं है ऐसा कैसे करें, काफी बच्चों का ऐसा हुआ। अब बैचेस की अगर बात करते हैं, इस बार मैंने सिर्फ गुजराती पढ़ाया, लॉ का मैंने सोचा था लेकिन मेरे पास गुजरात के इटसेल्फ काफी बच्चे थे,
बैचेस थे तो वो टाइम नहीं था, नहीं हो पाया, और मुझे भी लगा इतना कम टाइम है बच्चों को कमिट कर दूँ और मैं पूरा ना कर पाऊँ, इसलिए मैंने लॉ नहीं कराया। तो आपकी चॉइस है, आप जैसे भी, अगर आपको लगता है कि लॉ तो मैं खुद कर सकता हूँ या मैं खुद कर सकती हूँ, देन गो विद गुजराती लैंग्वेज ओनली। उसके अलावा आपको लगता है कि गुजराती लैंग्वेज के साथ मुझे माइनस दोनों पढ़ने चाहिए, तो गुजराती माइनस। उसके अलावा भी तीसरा ऑप्शन है कि आपको लगता है कि हाँ, आप मेरी डेमो है, आप डेमो लेकर देखिए, आराम से बैठिए, आपको समझ आता है। डेमो का मीन्स क्या होता है, आप लोग टाइम से उसको रिजॉल्व करें। कैसे? आप अगर मेरे साथ डेमो ले रहे हैं तो दूसरी जगह जो टीचर्स हैं ना, उनका भी एक डेमो लीजिए, ताकि आपको आप कंपेयर कर पाओ। स्टूडेंट लाइफ में हम ज्यादातर चीजें जो हमारी कंपटीशन लाइन में या फिर किसी भी एग्जाम में अगर हम बैठ रहे हैं, तो हम अगर कहीं फेलियर है हमारा, तो वो इसलिए है क्योंकि हम टाइम से उसको कंपेयर नहीं कर पाते, चीजों को कंपेयर नहीं कर पाते। कई बार हम, अगर हमारी कॉस्टिंग है, हम उसको कंपेयर नहीं कर पाते, क्या हम जितना पे कर रहे हैं क्या वो चीजें हमें अकॉर्डिंगली मिल रही हैं। तो डेमो का मीन्स ही ये होता है कि अगर आप मेरे पास ले रहे हैं तो कहीं और जगह भी देखिए आइए, आपको कोई क्वालिटी मिलती है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से ज्यादा सीख सकता हूँ, माइट भी आपको लगे कि मैं ज्यादा नहीं सिखा सकती, कोई और ज्यादा सिखा सकता है, तो गो विद दैट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़िए उसको। ओनली माइनस, माइनस कौन से? जो सिर्फ गुजरात में पूछे जाते हैं, किसी और जुडिशरी में नहीं पूछे जाते, जैसे गुजरात प्रोविशन है, इमोरल ट्रैफिक है, पीसीपीएनडीटी है, गुजरात कोर्ट फीस है, कमर्शियल है, लीगल मैगजिम्स है, आपका आर्बिट्रेशन है, आपके पर्सनल लॉज हैं, ये सारी चीजें, इनको हम डील करेंगे। कोई भी इंक्वायरी है उसके लिए नंबर मैंने दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट मी। अगर आपको कोई भी और जो मैं आपका कोई क्वेश्चन है जिसको मैं डिलीवर नहीं कर पाई हूँ किसी भी रीजन की वजह से, तो जो मुझे क्लिक नहीं हुआ, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स कि हम किन चीज़ों को कैसे फॉलो करेंगे। अब आप मान लीजिए अगर आप नॉन गुजराती हैं, अब आप नॉन गुजराती बच्चे हैं, मैं डायरेक्ट आपको चलते हुए बैच में बिठा दूं और कहूं कि आप डायरेक्ट टेंसेस से कीजिए, हाउ इज इट पॉसिबल? जब आपको यही नहीं पता कि दिस को क्या कहते हैं, दैट को क्या कहते हैं, आ कैसे बनेगा, ई कैसे बनेगा, इसकी मात्राएं कैसी लगेंगी, क्योंकि ज्यादातर मात्रा जो है, बाराखड़ी जो है वो आपकी सेम चलती है, लेकिन कुछ कुछ है जो बिल्कुल अलग चलती है। अगर आप उसको नहीं प्रैक्टिस करते और आपको नहीं पता, तो आप गलत पढ़ के आएंगे, उसका मीनिंग भी गलत लगाकर आएंगे और ट्रांसलेशन भी गलत करके आएंगे। तो हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं किससे? वर्णमाला से। वर्णमाला आ ई। मात्रास, बाराखड़ी, डे टू डे बुकैब। डे टू डे बुकैब क्यों जरूरी है? लड़के को क्या कहते हैं, लड़की को क्या कहते हैं, आदमी को क्या कहते हैं, किसी जानवर को क्या कहते हैं, तो वो पता होना चाहिए कि क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, कोई ट्रांसलेशन आ जाए। और जब हम निबंध लिखते हैं तो निबंध में हम कई बार इसलिए अटकते हैं क्योंकि हमें बुकैब नहीं आती। हम लाइन तो बना पा रहे हैं पर हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, इधर इन इंग्लिश या फिर गुजराती। तो हमें बुकैब, अगर गुजराती आपकी इंग्लिश, हिंदी का पार्ट आपका सिर्फ रहता है कहाँ तक? जब आप छोटे छोटे से टेंसेस को बनाते हैं, छोटे छोटे टेंसेस, क्योंकि आप, हिंदी हमारी मदर टंग है, हम हिंदी को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, कुछ चीजें आपकी हिंदी से सिमिलर हैं, इसलिए मैं आपको थोड़े टाइम तक, जब तक आप पढ़ते हैं तब तक आधे टाइम हम हिंदी से करते हैं, उसके बाद में आपका एक्सक्लूसिवली आपका चलता है गुजराती टू इंग्लिश और इंग्लिश टू गुजराती ओनली। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, स्मॉल सेंटेंसेस, लीगल टर्म्स। अब लीगल टर्म्स क्यों जरूरी है? लीगल टर्म्स का होना हमें कैसे पता? प्रोविजन को हम जोगवाई बोले, हम प्रॉपर्टी को हम मिलकत बोले, हम अंडर को हम हेटेड बोले, अब डिक्री को हम हुक्मनामू बोले, तो वो चीजें हमें पता हो। अब जब हम एक चीज को पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, तो वो हमें डेफिनेटली याद होगी। लीगल टर्म्स, रीडिंग। रीडिंग क्यों जरूरी है? जितना हम रीड करते हैं उतना हम लिख भी पाते हैं, क्योंकि हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में घूमती रहती है। रीडिंग बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें वो हैं जो मैं क्लासेस में करवाती हूँ, इसको अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। और राइटिंग, राइटिंग आपकी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एवरी वीकेंड आपके टेस्ट होते हैं। टेस्ट कब दोगे? जब आप लिखना सीख जाओगे, जब आप पढ़ना सीख जाओगे। इस आ ई का भी आपका टेस्ट होता है। एवरी वीकेंड आपका टेस्ट पेपर रहेगा, ताकि आप सेल्फ एनालिसिस कर पाओ कि मैं कहाँ स्टैंड कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, किन चीज़ों में मुझे कमी रह रही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछना बेकार बात नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों को इसमें से काफ़ी बच्चे जिनके लिस्ट में नाम है, वो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, तो मुझे ऐसा लगता था इतने डाउट्स तो इनको हैं, किसी और को तो है नहीं। लेकिन डाउट्स होना अच्छी बात है, क्योंकि हम जब भी कुछ नया सीखते हैं तो डाउट्स होंगे, तो हम चीज़ों को ज़्यादा कवर कर पाएंगे, रादर देन हमें लगता है कि हमने जितनी चीज़ें पढ़ ली सिर्फ उतनी सफिशियंट है। नहीं, थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग भी कीजिए। राइटिंग, एवरी वीकेंड आपका टेस्ट पेपर होता है। टेस्ट पेपर के बाद में ये तब तक है, हर वीकेंड एवरी सैटरडे 5 डे वर्किंग आपकी क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस हैं। सैटरडे आपका टेस्ट है, क्लास के टाइम पर आपका टेस्ट होगा, ताकि हमें वो पढ़ने की और बैठने की हैबिट हो।
ये आपको संडे तक चेक होकर मिल जाती है। अगर बहुत कॉमन प्रॉब्लम कहीं पर भी आती है बच्चे की, मान लीजिए एक बच्चा है, एक से ज़्यादा बच्चे हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, एक मात्रा में या फिर कोई एक शब्द लिखने में, किसी भी चीज़ को पकड़ने में या फिर कैच नहीं कर पा रहे, तो हम वहाँ पर मंडे को डिस्कस करते हैं कि क्या मिस्टेक्स बच्चे कॉमनली कर रहे हैं। जब उनको क्लियर कर लेते हैं तो हम ट्यूसडे से नया स्टार्ट करते हैं और मंडे को आपका टेस्ट पेपर डिस्कस किया जाता है। ये हमारा एक वीक का फॉर्मेट है, हम किस किस तरीके से चलेंगे सीक्वेंस वाइज, ये आपका चलता रहेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है, लॉ की हमारी पढ़ने की हैबिट है। जैसा भी होगा जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो आपको इसके लिए बता दिया जाएगा। ये हमारा सिलेबस है जब हम अगर लॉ भी ज्वाइन करते हैं। अब वन मोर, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है? टेस्ट सीरीज इसलिए जरूरी है क्योंकि जो टाइम आपको दिया गया उस टाइम पर बच्चे सिर्फ लिख रहे थे। जैसे कि लॉ के टाइम के बीच में आपको एक लॉ का पेपर हो गया ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपका 2 घंटे के बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर था गुजराती का। उस बीच में जो टाइम बचाना उसमें आपको रिलैक्स करना चाहिए, जो टाइम बीच में दिया जाता है। लेकिन नहीं, प्रैक्टिसिंग नहीं है तो हम उसको और ज्यादा लिखते हैं, तो वहां पर हमने गलती की है। तो जब आपकी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज ऑल्सो इंक्लूड इन योर सिलेबस। टेस्ट सीरीज क्या है? टेस्ट तो हम एवरी सैटरडे दे रहे हैं। एवरी सैटरडे जो आपके टेस्ट हो रहे हैं वो आपके क्लास के टेस्ट हैं, कि हमने अगर प्रेजेंट टेंस पढ़ा है तो प्रेजेंट टेंस हमें समझ आ रहा है। अगर कोई बच्चा इंडिविजुअल कोई बच्चा अगर मिस्टेक कर रहा है तो स्पेशली मैंने उनको कॉल करके बताया कि आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, अलग से उनको क्लास लेके कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं तो ये कीजिए, इसको आपको यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। ये हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने हार्डली आपको 8 to 10 पेपर्स कराए थे जिसमें आपके वेरिएशंस थे पेपर्स में। किसी में आपको कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग था, किसी में नहीं था, लेकिन जो चीजें मैंडेटरी थी मैंने हर पेपर में उनको बच्चों को उसको स्टार मार्क करके कि आपका पत्र लेखन डेफिनेटली आएगा, ट्रांसलेशन आपका डेफिनेटली आएगा, निबंध आपका डेफिनेटली आएगा, इनको आप कंप्लीट कीजिए। ग्रामर पोर्शन हाउ कैन आई थिंक कि लाइक अगर बच्चा, मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो बच्चा खुद पढ़ लेगा, क्योंकि काफी ग्रामर के पोर्शन हमारा हिंदी से रिलेटेड है। लेकिन जो वर्ड्स नहीं है, मैंने A to Z ग्रामर पोर्शन आपको कराया है। एक कमी हमारी कहाँ रही कि रूढ़ि प्रयोग, टाइम कम था, हमने रूढ़ि प्रयोग जो बुक्स वहां पर रेफर की जाती हैं, जैसे अक्षर पब्लिकेशन हो गया, नवनीत की बुक्स हो गई, लॉ पब्लिकेशन हो गया, तो जो बुक्स वहां पे गुजराती की रेफर की जाती हैं प्रीवियस जुडिशरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनको ध्यान में रखते हुए हमने इस रूढ़ि प्रयोग को कंप्लीट किया। ये अराउंड था आपका 300 to 400, अब जिसमें से एक भी नहीं आया। अब ये जो एक एक दो दो शब्द वाले जो रूढ़ि प्रयोग दिए गए, वो रूढ़ि प्रयोग कौन से थे? वो थे कमीशन वाले, या फिर वहां पर जो एग्जाम होते हैं आपके बैंक के, जो लोअर ग्रेड के होते हैं, फर्स्ट ग्रेड के पेपर्स होते हैं, तो वहां पर जो पूछे जाते हैं वो पूछे गए आपसे, जिसमें अगर आप किसी भी बुक में देखेंगे तो वहां पे सेंटेंस नहीं मिलता। अब सेंटेंस नहीं मिलेगा, अब अगर हम टेंसेस नहीं बना पा रहे तो मान लीजिए अगर हम अर्थ रट के भी चले जाते हैं इस रूढ़ि प्रयोग का, क्योंकि रूढ़ि प्रयोग आपसे पूछा जाता है पहले तो आप उसका अर्थ बताइए, अर्थ के साथ में आप उसका अर्थ बताते हुए एक टेंस बताइए कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। अगर मैंने अर्थ गलत कर दिया और मैंने टेंस भी सही बना दिया तो मुझे मार्किंग नहीं दी जाएगी। ये आपका 5 नंबर का था, जिसमें से चाहे वो गुजरात का बच्चा है चाहे वो नॉन गुजरात का बच्चा है, सबका पेपर आउट ऑफ 45 ही कैलकुलेट किया मैंने, क्योंकि गुजराती बच्चों को भी जानती हूँ, नॉन गुजराती बच्चों को भी जानती हूँ। तो जो बच्चे पढ़ के गए थे, अगर 5 रूढ़ि प्रयोग थे तो हार्डली किसी का 1 या किसी का 2 ठीक हुए, क्योंकि उन्होंने कहीं और से पढ़े हों, वो वहाँ रहते हैं, सुने हों, कोई बोलता हो वहाँ पर, रेगुलर डे टू डे लैंग्वेज में यूज होते हैं, तो वो जरूर वहाँ पर उन्होंने कवर अप किए, जिसमें से ये 1 या 2 ठीक करने वाले हार्डली 2 to 3% स्टूडेंट्स थे। ये टेस्ट सीरीज आपकी इसी सिलेबस में इंक्लूड है। थैंक यू सो मच। अगर कोई और आपकी क्वेरीज है जिसमें हो सकता है कि मैंने कवर नहीं किया है, आपके कोई और क्वेश्चंस हैं जो कि जुडिशरी से रिलेटेड, कि मैं इसमें जाऊं या नहीं जाऊं, क्या जाना चाहिए क्या नहीं, कि मैं ऐसा कर सकती हूं या नहीं कर सकती, तो उसके लिए आप मुझे कॉल करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस।